मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 17 जुलाई 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। चलिए शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट की बिग न्यूज़ का सिलसिला। ईरान ने शाम होते ही फिर बोला, एक अरब मुल्क पर हमला, अमरीकी जहाज को निशाना बनाने का किया बड़ा दावा। ईरान ने जंग जारी रखने का कर दिया बड़ा ऐलान, जंग रोकने की सबसे बड़ी शर्त भी बताई। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने जारी की हमलों की नई तस्वीरें, कई मुल्कों में मिसाइलों से तबाही मचाने का दावा। आज समंदर में कई जहाजों पर हुए हमले, यमन के करीब केमिकल टैंकर पर हथियार बंद अफराद का कब्जा। इसराइल की पार्लियामेंट हुई भंग, अब जंग के बीच होंगे नए इलेक्शन, क्या फिर कुर्सी पर लौटेगा नेतन्याहू? और आखिर में देखिए कई बड़ी मिक्स्ड अपडेट्स, मिडिल ईस्ट की हर हलचल की पूरी जानकारी देंगे हम, बने रहिए आखिर तक। पहली खबर, ईरान ने शाम होते ही अमरीकी अड्डों पर मौजूद जहाजों पर सरप्राइज अटैक करने का दावा किया है। सरप्राइज अटैक, चौंका दिया कह रहे हैं हमने। 17 जुलाई की सहर में कई अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमले करने के बाद ईरान ने शाम होते होते कतर में भी हमला बोल दिया, दिन में नहीं बोला था। ईरान का दावा है कि इस बार उसने कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। यानी अब ईरान के हमलों का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में ईरान की IRGC ने बयान जारी करते हुए कहा कि उसने कतर के अल उदीद एयरबेस पर मौजूद अमरीकी रडार सिस्टम और मिलिट्री के एक हवाई जहाज को निशाना बनाया है। IRGC का कहना है कि यह हमला अमेरिका की पिछली रात की स्ट्राइक्स के जवाब में किया गया और इसका मकसद हमलावर अमेरिका को सजा देना था। हेडलाइंस में भी यही आप देख रहे होंगे। IRGC ने अपने बयान में कहा कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर भारी और अचानक हमला किया और अमरीकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि फिलहाल इस दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है, जबकि कतर और अमेरिका की तरफ से भी इस हमले के बारे में कोई ऑफिशियल तफसील जारी नहीं की गई है। याद रखिएगा, ये खबर शाम 6:30 बजे के बाद इमर्ज हुई, तो अभी इसके बाद इसका जवाब आना भी बाकी है। इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है वो बताएंगे आपको जब वो आएगा। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने एक तरह से ऐलान जंग कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके हमले अब नहीं रुकेंगे और बहुत ही जिम्मेदार शख्स ने यह ऐलान किया है। लेकिन हमले रोकने की एक शर्त भी बताई है, सिर्फ एक ही शर्त। वो शर्त यह है कि सबसे पहले अमेरिका ईरान पर अपने हमले बंद करे, तब ईरान हमले बंद करेगा अरब मुल्कों में मौजूद उसके मिलिट्री बेसिस पे, क्योंकि ईरान का कोई ड्रोन, कोई मिसाइल अब तक ऐसी नहीं बनी जो सीधे अमेरिका जा सके। ईरान की IRGC की एक एरोस्पेस फोर्स है, एरोस्पेस फोर्स जो मिसाइल और ड्रोन्स की जिम्मेदार है। उस एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं मजीद मुसावी या मजीद मौसवी। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक अमेरिका ईरान के जनूबी साहिल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमले करता रहेगा, तब तक ईरान भी अपने जवाबी हमले जारी रखेगा। मजीद मौसवी ने कहा कि तेहरान और ईरान का साउथ, ईरान का जनूब एक हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। क्या आप कह दो कि हम ईरान पे हमले नहीं कर रहे, हम तो साउथ पे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के अलग अलग हिस्सों से दुश्मन के खिलाफ असरदार और टारगेट पर किए जाने वाले हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान के जनूबी साहिल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमले पूरी तरह बंद नहीं हो जाते। यानी ईरान ने साफ इशारा दे दिया है कि अब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और फिलहाल जंग रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर डाल दी है। तो एक बात क्लियर है, ईरान भी हमले रोकना चाहता है, लेकिन शर्त है। अजीब सी ये सिचुएशन है कि हमले फौरन रोक देगा ईरान, तो ये जंग नहीं है। दोनों इसे जंग नहीं मान रहे और हर रोज हमले कर रहे हैं। यानी वो जो सीजफायर हुआ तो वो मान लिया गया, वरना जंग में तो 24 घंटे हमले होते हैं ना। अमेरिका रात में करता है, हम लोगों को भी जगाता है। ईरान शहर में फिर हम लोग का जवाब देता है, शाम में भी कर देता है। अब फिर रात में 9:30 के बाद फिर अमेरिका चालू हो जाएगा। ये जंग नहीं है, लेकिन रोज लोग मारे जा रहे हैं, रोज चीजें तबाह हो रही हैं। अजीब तरीके का सीज फायर है। अब देखिए ईरान के उन ताज़ा हमलों की नई तस्वीरें, उन मिसाइलों और ड्रोन्स की तस्वीरें जो 17 जुलाई की सहर से लेकर शाम तक अमेरिका के ठिकानों पर बरसे हैं। ये तस्वीरें खुद ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने आज शाम 5:15 बजे जारी की हैं। तस्नीम के मुताबिक ये तस्वीरें ऑपरेशन नस्र 2 की 10वीं से 16वीं वेव यानी 10वीं से 16वीं लहर के दौरान किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की ये तस्वीरें। इनमें ईरान ने
अपने अल्फाज में ये कहा कि नई और हैरत अंगेज मिलिट्री टैक्टिक्स हमने इस्तेमाल किए हैं इन हमलों में। ईरान के IRGC का दावा है कि इन हमलों में सीरिया में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को टारगेट किया गया। हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इस बारे में सीरिया से कोई बयान आया आगे है, वो अगली न्यूज़ में सुनिएगा। IRGC का कहना है कि ओमान में अमेरिकी रडार साइट्स ठोकी गईं और कुवैत में अमेरिकी हथियार के डिपो और हिमार्स लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। IRGC ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों के दौरान एक रडार सिस्टम और कई स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए गए। स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कर दिए, ईरान का कहना है, जबकि बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी भी मारे गए। ईरान का तस्वीरें देखते रहिए। ईरान का कहना है कि ये हमले ईरान शहर के करीब बामपुर में अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए 7 ईरानी फौजियों का बदला लेने के लिए किए गए। हालांकि इन दावों की कोई आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई कि हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए या फौजी मारे गए, और अमेरिका की तरफ से भी इन दावों पर अब तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। तस्वीरें नहीं थी, खबर दोबारा ली। जहाज़ों पर आज हमले हुए हैं समंदर में। पहले सुनिए कि यमन के करीब एक केमिकल टैंकर पर हथियारबंद लोगों ने कब्जा कर लिया। रेड सी और बाब अल मंदब के बढ़ते तनाव के बीच आई इस खबर ने समुद्री तिजारत को लेकर नई फिक्र पैदा कर दी। शक हूथीज पर गया, लेकिन नहीं, बताएंगे आगे। रॉयटर्स के मुताबिक 17 जुलाई को अदन की खाड़ी में यमन के साहिल के करीब असाना नाम के एक केमिकल टैंकर एक केमिकल ढोने वाले जहाज पर नामालूम हथियारबंद अफराद सवार हो गए और जहाज पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर का कोई भी कंफर्म फ्लैग दर्ज नहीं था, यानी ये किस मुल्क का है पता नहीं, लेकिन सोमालिया के बोसोसो बंदरगाह की तरफ जा रहा था। इससे पहले ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी UKMTO ने बताया कि अदन की खाड़ी में यमन के अल मुकल्ला बंदरगाह से तकरीबन 65 समुद्री मील दूर एक जहाज पर कुछ हथियारबंद लोग सवार हो गए हैं। अब इस खबर में एक बड़ी अपडेट भी सामने आ गई, वो सुनिए। रॉयटर्स के मुताबिक शुरुआती मालूमात से ऐसा लग रहा है कि इस वाक़े का ताल्लुक हूथीज से नहीं है, बल्कि सोमालिया के समुद्री डाकुओं से हो सकता है, पायरेट्स ऑफ सोमालिया। फिलहाल तहकीकात जारी है और इस बारे में आखिरी तौर पर कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है। आज ऐसा लग रहा है कि समंदर में जहाज़ों से जुड़े वाक़यात की एक पूरी सीरीज चल पड़ी है। इल्ज़ाम है कि IRGC ने कुछ जहाज़ों पर हमले किए हैं। यमन के करीब एक केमिकल टैंकर पर कब्जे की खबर के बाद अब ओमान के करीब भी एक और समुद्री वाक़या सामने आया है, जबकि आज 3 जहाज़ों पर हमले की खबर आई है टोटल। हम दूसरे की बता रहे हैं। UKMTO ने यह बताया कि ओमान के दुक्म शहर से तकरीबन 100 नॉटिकल मील दूर मशरिक की तरफ एक तिजारती जहाज़ और मिलिट्री फोर्सेस के बीच एक वाक़या पेश आया। हालांकि UKMTO ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया कि जहाज़ पर हमला हुआ, उसे रोका गया, उसकी तलाशी ली गई या फिर उस पर सवार होने की कोशिश की गई, लेकिन कहा कुछ इंसिडेंट हुआ। इट मीन्स कि कुछ तो हमला हुआ है। एजेंसी का कहना है कि इस पूरे वाक़े की तहकीकात जारी है। ये इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर है, लेकिन गल्फ में दाखिल होने और बाहर निकलने वाले जहाज़ों के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। UKMTO ने आसपास मौजूद तमाम जहाज़ों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है, क्योंकि पूरे इलाके में मिलिट्री ऑपरेशंस ईरान और अमेरिका के बीच लगातार जारी हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस जंग में पहली बार ईरान ने सीरिया में हमला करने और वहां अमेरिकी फौजियों को मारने का दावा किया था। आज ही 17 जुलाई में ईरान की IRGC ने यह दावा किया था कि उसने अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, रडार सिस्टम और दूसरे मिलिट्री साजो सामान को तबाह कर दिया। अब इसी सिलसिले में सीरिया के मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से एक बयान भी सामने आ गया है और दुनिया भर के अखबारों ने इसे हेडलाइन बना लिया है। ये 17 जुलाई की शाम आया बयान है, सुन लीजिए। और ये AFP जो दुनिया की मशहूर एजेंसी है, उसके हवाले से खबर छापी गई है। बताया गया है कि सीरिया के एक मिलिट्री सोर्स ने ईरान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि सीरिया के अल तनफ इलाके पर किसी भी तरह का कोई ईरानी हमला नहीं हुआ। सीरिया के मिलिट्री सोर्स ने कहा कि हम अल तनफ इलाके को निशाना बनाए जाने के ईरानी दावे को खारिज करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले ईरान के IRGC ने दावा किया था कि उसने अमेरिका की स्ट्राइक्स के जवाब में सीरिया के अल तनफ इलाके में मौजूद अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को निशाना बनाया, वहां अमेरिकी फौजियों को भी मार गिराया। उधर अमेरिका पहले से ही यह ऐलान कर चुका है कि उसने इस साल की शुरुआत में अल तनफ अड्डे से अपनी फ़ौज वापस बुला ली थी।
जहां पहले अमेरिका की अगुवाई वाले एंटी ISIS अलायंस के फौजी तैनात थे जो आईसिस दहशतगर्द तंजीम से लड़ रहे थे। यानी एक तरफ ईरान हमले का दावा कर रहा है, बड़े हमले का दावा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ सीरिया ने ऐसे किसी भी हमले से साफ इनकार कर दिया है। कौन सच बोल रहा है? वही तुम कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि अभी तो सुबह ये कह रहे थे, अभी ये कह रहे थे। अरे यार, जंग में दावे ही ऐसे, जंग में दावे चलते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कहते हैं अरे कुछ नहीं किया। फिर उधर से आता है हमने ये कर दिया, कहते कुछ नहीं किया। दावे, वार पलटवार, यही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सियासत इसराइल की पार्लियामेंट अब भंग कर दी गई है और मुल्क में नए इलेक्शन का रास्ता साफ हो गया है। यानी अब जंग के बीच इसराइल में सियासी जंग भी शुरू होने जा रही है। 17 जुलाई की सुबह इसराइल की पार्लियामेंट नेसेट ने खुद को भंग करने का, खुद को डिसॉल्व करने के हक में वोट दे दिया। सारे जो मेंबर ऑफ नेसेट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह उन्होंने। रिपोर्ट के मुताबिक इस करारदाद के हक में 62 वोट पड़े, जबकि इसके अपोज में 0 वोट, कोई नहीं वोट पड़ा। ये 62-0 से मंजूर हो गई। इसमें इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसके हक में ही वोट दिया। अब इसराइल में 27 अक्टूबर 2026 को आम इलेक्शन होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 1988 के बाद ये पहला मौका है जब नेसेट ने अपनी पूरी मुद्दत पूरी करने के बाद खुद को भंग किया, वरना सरकारें गिरा दी जाती थी। ये इलेक्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इसराइल गजा, ईरान और लेबनान की जंगों में शामिल रहा है और वेस्ट बैंक में बस्तियों के सेटलमेंट्स के फैलाव को लेकर भी उसकी हुकूमत लगातार तनकीद का सामना कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर करप्शन, अदालतों के साथ टकराव और सिक्योरिटी इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने जैसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। हालांकि ओपिनियन पोल्स के मुताबिक फिलहाल ऐसा लगता है कि इसराइल की सियासत अब भी मज़ीद राइट विंग की तरफ जाती दिखाई दे रही है। यानी इसराइली आगे भी कट्टरपंथियों को ही चुनेंगे, नेसेट में भेजेंगे। इसराइल में कभी एक पार्टी की हुकूमत नहीं बनती, कभी नहीं। कई पार्टियां हैं, छोटी सी जगह पर छोटी छोटी पार्टियां, सब मिलाकर सरकार बनाती हैं, वक्त से पहले गिराती हैं। इस बार जंग की वजह से ये टाइम पूरा करने में कामयाब रही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कुछ मिक्स्ड और बड़ी अपडेट्स भी सुन लीजिए। अमेरिका ने लगातार छठी रात भी ईरान पर बड़े हमले किए कल रात। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इधर ईरान के बंदर अब्बास से खबर है कि इस बार बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्टेशन जैसे सिविलियन ठिकाने भी अमरीकी हमलों की जद में आए हैं। वहीं ईरान की फौज ने दावा किया है कि उसने बहरीन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डे पर अमरीकी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है। उधर कुवैत का कहना है कि उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जबकि कतर ने बताया कि उसके एयर डिफेंस ने ईरानी हमलों को नाकाम बनाया, लेकिन मिसाइल के मलबे से एक बच्चा जख्मी हो गया। इसी बीच कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी ये कहा कि ईरानी हमलों में उसके एक बिजली घर और पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचा है, जहां आग भी लग गई। ये आम लोगों के, सिविलियंस के लिए प्लांट थे, इन पर हमला ठीक नहीं। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी इसी तरह के हमले हुए, उसके पुलों पर हमले हुए, उसके वाटर प्लांट्स पर हमले हुए, जो बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन जंग की जद में आम लोग हमेशा पिसते रहे हैं। इधर ईरान की फौज ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब कभी जंग से पहले जैसे हालात में या जंग से पहले जैसी सिचुएशन में वापस नहीं जा पाएगा। उधर अमेरिका की सेंटकॉम का कहना है कि गल्फ ऑफ ओमान में उसकी फौज ने ईरान की नाकेबंदी लागू कराने के लिए एक जहाज़ पर चढ़कर कार्रवाई भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।